हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बैंक रिकन्सिलिएशन में पासबुक वाले पॉइंट केसबुक वाले पॉइंट पढ़ लिए थे। ठीक है ना, जिनकी एंट्री केसबुक में हो गई थी लेकिन पासबुक में नहीं हुई थी। अब हमें पासबुक में एंट्री हो गई लेकिन केसबुक में एंट्री नहीं हुई है, वो वाले पॉइंट पढ़ने। पहला पॉइंट दिया है बैंक द्वारा लगाया गया कमीशन, बैंक व्यय और ब्याज। कमीशन बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब बैंक है, ठीक है ना, वो अगर आपको कभी कोई कमीशन लेती है, आपको कभी कोई चार्ज काटती है, ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री कहाँ होती है? केसबुक में कि पासबुक में? बनी बात है कि अगर बैंक कोई चार्जेस काट रही है, वो इंटरेस्ट हमें दे रही है या इंटरेस्ट हमसे ले रही है, या किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन बैंक में हो रहा है, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? पासबुक में। हमारे पास में उसका ट्रांजेक्शन के लिए हमें पासबुक लानी पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट दिया है बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। अगर आपके पास में डिपॉजिट अमाउंट हैगा, बैंक में कुछ अमाउंट जमा है, उस पर ब्याज हैगा, आपको सभी को पता है गवर्नमेंट हमें बैंक द्वारा ब्याज देती है, ठीक है, तो उस पर जो भी मिलेगा वो पासबुक में आएगा, केसबुक में नहीं बात है, पासबुक में। आपको कैसे पता चलेगा? जब आप पासबुक में प्रिंट करवाओगे तब जाके आपको पता चलेगा कि हमें इंटरेस्ट मिला है। बैंक द्वारा लाभांश व प्राप्य विपत्र का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड बिल्स रिसेबल। बिल्स रिसेबल, डिविडेंड, ठीक है ना, ये सारी ऐसी चीजें रहती है जो 2-3 महीने के लिए आपके पास में रहती है। कब किसका पैसा आ जाए आपको भी नहीं पता रहता है, ठीक है ना। उधारी है कि किसी से लेना है, बिल्स रिसेबल, उसको 3 महीने का टाइम दिया है, तो जरूरी नहीं है वो कैश ला के दे, बैंक में भी डाल सकता है, तो डायरेक्ट पैसा यहाँ भी आ सकता है। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर टू बैंक, अगर बैंक ग्राहकों को सीधा भुगतान करना, कोई ये बोल सकता है कोई कस्टमर हैगा, ठीक है ना, उसका सीधा पेमेंट उसने क्या कराएगा? बैंक में डाल दिया है, हमें नहीं सूचना दी, मैं हूँ, ठीक है ना, मुझे किसी को पेमेंट देना, मैंने क्या करा? पेमेंट उठाया और जाकर उनके अकाउंट में डाल दिया या फिर ट्रांसफर कर दिया। उसको फोन लगाना भूल गया, याद नहीं रही, क्या मैं बोल दूं कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब उसको कब पता चलेगा? जब वो पासबुक लेकर आएगा कि हाँ ये पेमेंट आया था। बैंक द्वारा सीधा भुगतान, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्डर रहते हैं जो हम पहले से सेट करके रखते हैं, ठीक है, जैसे हमारी किस्तें हुई, EMI हुई, या फिर अदर का जिसका पेमेंट डायरेक्ट हो जाता है, हमें नहीं करना पड़ता है। ये बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए कि हमारी गाड़ी की किस्त होती है, कि बैंक की जो EMI रहती है ये डायरेक्ट कट जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है जो कट जाती है, ठीक है, और आप उस चीज़ को क्या करते हैं? भूल जाते हैं, यहाँ लिखना नहीं रहता। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे LIC की पेमेंट है, ठीक है, हर 3 महीने में कटती है, इस महीने कटी, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने एंट्री नहीं करी, ठीक है, बट यहाँ तो कट गई, यहाँ तो कट गई, और हाँ तो आज ट्रांजेक्शन इसकी एंट्री भी हो गई, बट यहाँ नहीं हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पर पॉइंट हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट किसी की जिसमें पासबुक में एंट्री हो गई और केसबुक में ना हुई हो। डिसऑनर ऑफ डिस्काउंट बिल, आपके जितने भी डिस्काउंट बिल थे अगर वो डिसऑनर हो जाए उसका पेमेंट। एरर्स ऑफ कमीशन, अब एरर्स ऑफ कमीशन में दिया है यहाँ पर, व्यवहारिक जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्राहक ने बैंक में 72 रुपये जमा करा, किंतु त्रुटिवश बैंक कर्मचारी ने पासबुक में लिखा करते समय 27 रुपये ही दर्शा। ऐसी स्थिति में रोकड़ बही में पासबुक के शेष अंतर में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। छोटी मोटी गलती है कि हो जाती है। उसने एग्जाम्पल दिया है कि मैंने बैंक में या फिर किसी व्यक्ति ने 72 रुपये 72 रुपीज जमा करे, ठीक है, बट गलती से जब उसने प्रिंट करा तो अकाउंट में कितने डाल दिए? 27 रुपीज। बड़ा डिफरेंट है क्या? नहीं है। ये मिस्टेक यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अमाउंट 72 और 27 दोनों सेम दिख रहे हैं, इसलिए उसको ध्यान नहीं रहा और उसने डाल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, चेक जारी करना, बैंक में भुगतान हो जाना लेकिन रोकड़ पुस्तक में लिख नहीं होना, ठीक है। आपने चेक बना दिया है, दे भी दिया है, वो क्लियर भी हो गया है, ठीक है ना, बट आपने अभी भी केसबुक में एंट्री नहीं करी है, शायद आपका ध्यान नहीं होगा, ठीक है ना, आप देके भूल गए होंगे, या फिर अर्जेंट में आपने चेक बनाया होगा और दे दिया होगा, केसबुक में नहीं लिखा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। अब यहाँ पर आपको एक
एग्जाम्पल दिया है, डिफरेंस ऑफ बैलेंस इन कैश बुक एंड पासबुक एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंट कैसा होता है ये मैं एग्जाम्पल है। बुक आपके पास में होगी, ठीक है ना, बुक आपके पास में होगी, नहीं होगी तो आप बुक को किसी से लेना और ये सारे पॉइंटों के बाद में आप बुक देखोगे तो आपको सारा डिफरेंट मिल जाएगा, या फिर मैं इसका एक फोटो खींचकर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है एक कैश बुक बनाई है और नीचे पासबुक बनाई है, ठीक है, कैश बुक बना के दी है और पासबुक बना के दी है। सबसे पहले लिखा है जनवरी 1 टू कैश 20,000। हमारे लिए डेबिट साइड क्या होता है, जमा करने का, और क्रेडिट साइड पेमेंट देने का। टू कैश 20,000 रुपये, यहाँ लिख दिया हमने डिपॉजिट में 20,000 रुपये जमा करें। नीचे भी पासबुक देखते जाना आप लोग, ठीक है ना, जो पेज नंबर 282 पे दे रखी है 282 पे। फिर नीचे दिया है जनवरी 8। अब जनवरी 8 का तो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन, इसमें डेट डिफरेंट कर रखी है, जनवरी 2 की दे रखी है कि 1 तारीख के बाद 2 तारीख पे आ जाते हैं। बाय विशाल फर्नीचर, नीचे 4 दे रखा हैगा, ठीक है ना, वो इसलिए दे रखा है क्योंकि जो पेमेंट हैगा हमने तो 2 तारीख को कर दिया, लेकिन उसमें कब आया, 4 तारीख को आया, इसलिए वो ऐसा लिखा हुआ। बाय विशाल फर्नीचर मार्ट 3,200 रुपये आपने विशाल फर्नीचर को दिए होंगे, ये यहाँ पर डेबिट लिख दिए कि विड्रॉ हुआ 3,200 रुपये। फिर 15 तारीख को बाय कैश, तो आप चले जाएंगे 4,200 वाला अमाउंट कहाँ है आपका, ये रहा, तो कैश 15 तारीख को जमा करें, ठीक है ना, लिख दिए 4,200 जमा। 16 तारीख के ट्रांजेक्शन पे चले जाते, बाय नागेश एंड सन्स 4,000, ये लिख दिए। 17 तारीख को चले जाते हैं, 17 तारीख का कोई ट्रांजेक्शन नहीं, बट अंकुर एंड ब्रदर जो 8 तारीख का ट्रांजेक्शन था 7,000 रुपये, मतलब मिले आपको 7,000 रुपये कब, 8 तारीख को, आपने कब पहुँचाए वो 17 तारीख को जमा करवाएं, ये लिख दिए। फिर 18 तारीख को बाय राम एंड कंपनी 3,850, ये भी आपको 12 तारीख के मिले थे, मतलब आपने क्या करा हैगा, एक दिन मतलब लेट उसको पहुँचा के जमा करवाया। टू कमल कुमार वाला ट्रांजेक्शन देखिए आप, 10 तारीख का, यहाँ 19 तारीख हो गई, क्यों, क्योंकि आपने मिले 10 तारीख को होंगे लेकिन यहाँ पर लिखने 19 में आए होंगे, ठीक है ना, 3,750। फिर टू कैश 20 तारीख को, ये रहे 1,300 रुपये आपने किसी को दिए होंगे, ये लिख दिया। नमन स्टोर्स 25 तारीख को, यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 6,500 का अमाउंट आप देख सकते हैं। नमन एंड स्टोर 22 तारीख का था, लेकिन आपने कब एंट्री करवाई, 25 तारीख को। फिर नेक्स्ट है जनवरी 31, जनवरी 31, लास्ट है आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम कटी हैगी, जो ऊपर कहीं भी एंट्री नहीं हैगी। बैंक चार्जेस हैंगे जिसकी भी ऊपर एंट्री नहीं हैगी, और बिल्स रिसेबल कलेक्टर इसकी भी एंट्री ऊपर नहीं हैगी, ठीक है ना। तो ये 3 अमाउंट की एंट्री है कि जो हमें कैश बुक में हमने नहीं लिखी है, और कैश बुक का अब दोनों का बैलेंस देखते हैं। बैलेंस शीट कितना आ रहा है कैश बुक का, 19,000, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 27,750 रुपये। अब हमारे कौन कौन से ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं यहाँ पे, एक तो अंकित ट्रेडर्स वाला ट्रांजेक्शन नहीं हुआ हमारा, ठीक है। चलो फर्स्ट से देखते हैं। 20,000 का हो गया, 7,000 का हो गया, 3,850 का हो गया, 4,200 का हो गया, 6,500 का हो गया, ठीक है ना, 6,500 का ट्रांजेक्शन हो गया। अब यहाँ पर सचिन एंड सन्स वाला, ये वाला ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। इधर देखते हैं, विशाल फर्नीचर हो गया, कमल कुमार हो गया, नागेश एंड सन्स हो गया, केश हो गया, अंकित ट्रेडर्स नहीं हुआ। मतलब डेबिट साइड से सचिन एंड सन्स और क्रेडिट साइड से अंकित एंड ट्रेडर्स, ये 2 ट्रांजेक्शन हमारी पासबुक में नहीं आए। अब पासबुक से बैंक में देखते हैं, तो यहाँ पर 31 तारीख के इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक चार्जेस और बिल्स रिसीव, ये वाले पॉइंट भी कहाँ आएंगे, वहाँ नहीं लिखा है, इसलिए हमारा बैलेंस क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। जब आप ये एग्जाम्पल उठा के देखोगे, ठीक है ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा जो बैलेंस हैगा वो इधर उधर क्यों। नीचे पॉइंट दिया है कि जनवरी 28 को निर्गमित किए गया 13,800 रुपये का चेक जनवरी 31 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया, ठीक है। 28 तारीख वाला चेक था अंकित एंड ट्रेडर्स वाला 13,800, वो 31 तारीख तक, मैंने आपको बोला यहाँ पर एक टारगेट सेट कर देंगे, वो बैंक में नहीं दिया होगा, तो इसलिए इसकी एंट्री पासबुक में अभी नहीं हुई है।
जनवरी 30 को प्राप्त 3,500 रुपये का चेक जिसे बैंक में संग्रह हेतु भेजा गया था किंतु उसका संग्रह नहीं हुआ। आपने सचिन एंड सन्स वाला 3,500 का चेक भेजा था लेकिन उसका भी कलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। जनवरी 31 को बैंक के द्वारा हमारे स्थायी आदेश अनुसार चुकाया गया बीमा प्रीमियम 5,000 रुपये और बैंक व्यय 150 रुपये लिखा रोकड़बाई में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांजेक्शन रात में हुआ होगा और हमने दिन में कैश बुक हमारी कंप्लीट कर ली होगी, इसका ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया। बैंक द्वारा संग्रह किए गए प्राप्त विपत्र बिल्स रिसेबल की राशि 3,600 रुपये का रोकड़ बही में लिखा नहीं हो पाया। ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई वही सारी चीज़ें नीचे दे रखी है। अब ये एग्जांपल देखना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। 282 पे थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है। थैंक यू।